हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वेयर द ओनर ऑफ एन एसेट्स गिव अनदर पर्सन द राइट टू यूज दैट एसेट अगेंस्ट पीरियडिकली पेमेंट। तो लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ओनर किसी भी एक एसेट्स का ओनर दूसरे पर्सन को क्या करता है, राइट दे देता है, अधिकार दे देता है कि वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, कि वो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज़ करता है। उस जो भी यूज़र है, ठीक है, उस असेट्स का जो यूज़र है वो क्या करता है, एक तरीके से कुछ पेमेंट जो है वो देता है किसको, ओनर को। ठीक है, जो उस असेट्स का ओनर है उसको क्या करता है, बदले में पेमेंट देता है उस असेट्स को यूज़ करने के बदले में। द ओनर ऑफ द असेट इज नोन एज अ लीजर एंड द यूजर इज कॉल्ड लीज। यहाँ पे दो पर्सन की हम बात करते हैं, एक होता है लीजर और एक होता है लीजी। लीजर कौन होता है, जिसका खुद का असेट्स है, जो दूसरे पर्सन को उस एसेट को रेंट पे दे रहा है। ठीक है, उसको रेंट पे दे रहा है, एक तरीके से उसको यूज करने के लिए दे रहा है और उसके बदले में उससे पेमेंट ले रहा है। द टर्म एंड कंडीशन रेगुलेटिंग द लीज एग्रीमेंट आर गिवन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी टर्म्स या कंडीशन उन दोनों पार्टीज के बीच में है, वो सारी की सारी टर्म्स या कंडीशन किस में मेंशन होती है, सारी की सारी कंडीशन जो है मेंशन होती है हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज के अंदर, दोनों पार्टीज के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है कि दोनों पार्टीज को क्या क्या टर्म्स और कंडीशन जो है फुलफिल करनी होती है। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द असेट्स गोज बैक टू द लीजर। यानी कि ये जो लीज होती है ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है, कि एक साल के लिए तुम्हें ये घर रेंट पे दिया जा रहा है, या कोई भी असेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी मशीन है वो रेंट पे दी जा रही है। तो कोई भी असेट जो है एक पर्टिकुलर लीज पीरियड के लिए दिया जाता है। वो लीज पीरियड खत्म होने के बाद जो लीजर है अपना असेट्स वापस ले लेता है। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो द लीज कॉन्ट्रैक्ट मे बी फॉर एनी पीरियड फॉर अ फ्यू आवर्स टू द एंटायर एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन असेट्स। तो जो ड्यूरेशन है वो कितना भी टाइम हो सकता है, चाहे वो 1 आवर के लिए हो सकता है, चाहे वो जो भी उस असेट्स की जो एंटायर लाइफ है, ठीक है, उतना भी हो सकता है। तो ड्यूरेशन कोई भी हो सकती है। लीज रेंट as the leasee get the exclusively right to use the asset during the lease period, he pays in return lease rent in installment। लीज रेंट क्या होता है कि जो भी लीजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लीजी को अपना जो भी असेट्स है वो यूज़ करने के लिए देता है। जो भी लीजी है उस असेट्स को यूज़ करता है, उसके पास अधिकार है उस असेट्स को यूज़ करने का, और बदले में वो क्या करता है, पेमेंट करता है उस असेट को यूज़ करने के बदले में। उसके बाद आता है अल्टरेशन एट टर्मिनेशन। अल्टरनेटिव एट टर्मिनेशन इन द लीज एग्रीमेंट, यानी कि लीज एग्रीमेंट जो बनता है जिसको हम लीज कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में बी गिवन टू लीजी टू रिन्यू द लीज फॉर अनदर पीरियड और टू परचेज द एसेट्स एट एक्सपायरेशन। इफ द लीजी डज नॉट एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन द लीजर टेक पोजीशन ऑफ द असेट्स। यानी कि लीजर और लीजी के बीच में जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जो भी लीजी है, अगर मान लो लीजर जो है, जो जो ओनर है उस असेट का, वो ये चाहता है कि मैं इस वो असेट्स को बेचना भी चाहता है। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई अगर तुम यूज़ कर लो, लीजी को कहता है लीजर कि तुम इसको असेट्स को यूज़ करो, इतने टाइम तक यूज़ करके देखो। ये जो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, अगर तुम इसको खरीदना चाहो असेट्स को तो खरीद भी सकते हो, और पीरियड के लिए इसको रेंट में रखना चाहो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ रेंट। अगर लीजी खरीदना भी नहीं चाहता और यूज़ भी नहीं करना चाहता तो लीजर अपने एसेट्स को वापस ले लेता है। ड्यूटीज ऑफ द पार्टी एज टू टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। दोनों ही पार्टीज की क्या ड्यूटीज है, टैक्स से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी भी असेट्स की। Either the leasee or the leaser may bear these obligation, or these may be divided between the leasee and leaser according to the terms of the agreement। तो जो भी एग्रीमेंट दोनों के पार्टीज के बीच में बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस लीज कॉन्ट्रैक्ट में, लीज एग्रीमेंट में, वो सारी चीज़ें लिखी होती है कि लीजर और लीजर की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, कौन टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस कौन कराएगा, या फिर जो है मेंटेनेंस कौन करेगा। उसके बाद आता है हमारा अर्ली टर्मिनेशन। अर्ली टर्मिनेशन का मतलब है द लीज एग्रीमेंट में ग्रांट द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेमेंट ऑफ अ पेनल्टी। मान लो लीजी जो उस असेट्स को यूज़ कर रहा है, या लीजर वो अपना असेट्स चाहता है, वापस चाहता है, या लीजी उस असेट्स को अब यूज़ नहीं करना चाहता, वो बीच में इसको छोड़ना चाहता है,
ठीक है, तो वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। चाहे वो लीजर हो या लीजी, दोनों ही कोई भी क्या कर रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाह रहा है, ठीक है, ख़त्म करना चाह रहा है, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भी नुकसान हुआ है अदर पार्टी को। ये था हमारा लीज। ठीक है, लीज होती क्या है। इसके बाद आते हैं हम लीज फाइनेंसिंग की फॉर्म्स कितनी होती है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग की बेसिकली दो फॉर्म होती है। फर्स्ट है फाइनेंशियल लीज, सेकंड है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, और अदर लीज भी होती है, जैसे कि डायरेक्ट लीज, सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट, लीवरेज लीज। सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट लीजिंग के बारे में। अंडर डायरेक्ट लीजिंग, अ कंपनी एक्वायर द यूज ऑफ एन एसेट इट डिड नॉट ओन previously. The major type of leaser are manufacturer, finance companies, bank, and independent leasing company. For leasing agreement involving all but manufacturer, the vendor sells the asset to the leaser, who in turn lease it to the leasee. ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीजिंग में होता क्या है, जो भी हमारा लीजर और लीजी दो पार्टी होती है लीज फाइनेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो लीजी होता है, जो उस एसेट्स को क्या करता है, यूज करता है, वो उस एसेट्स को खरीदता नहीं है, उस एसेट्स का ओनर नहीं बनता। जो लीजर होता है वो क्या करता है, मार्केट में जाता है, उस एसेट्स को परचेज करता है और उसको जो है लीजी को यूज करने के लिए दे देता है। तो जो लीजी है, इस केस में लीजी एसेट्स को खरीदता नहीं है, वो किसी और के एसेट्स को यूज करता है। तो अंडर डायरेक्ट लीजिंग, अ कंपनी एक्वायर द यूज ऑफ एन एसेट। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट लीज में एक कंपनी, ठीक है, वो क्या करती है, दूसरे के एसेट्स को यूज करती है, वो उस एसेट्स को खरीदती नहीं है। यहाँ पे लीजर कौन कौन है, जो लीज पे देते हैं, मैन्युफैक्चरर आ गए, फाइनेंस कंपनी आ गई, बैंक्स आ गई, या इंडिपेंडेंट कोई भी लीजिंग कंपनी जिसका काम क्या है, चीज़ों को लीज पे देना, रेंट पे देना। अगर लीज एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरर है या फिर जो वेंडर है, वो क्या करते हैं, एसेट्स को सेल कर देते हैं लीजर को। बदले में लीजर ये सारी चीज़ें जो है लीजी को दे देता है, यानी कि उस पर्सन को दे देता है जो उस असेट्स को यूज़ करना चाहता है, परचेज नहीं करना चाहता। तो ये था हमारा डायरेक्ट लीज। उसके बाद आता है हमारा सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक क्या करता है, अंडर दिस टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट, अ फर्म that owns a given asset sell it to the leasing company and get it back on lease. Usually the asset is sold at approximately its market value. मान लो कोई एक पर्सन है ए, उसके पास एक कार है, ठीक है, उसके पास एक कार है, वो क्या करता है, उस कार को बी को सेल कर देता है। बी एक कंपनी है, एक पर्सन है, उस कंपनी को उसने क्या कर दिया, कार को सेल कर दिया, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, उस कार को अपने पास रख सके। उसको फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, फाइनेंस की ज़रूरत होने की वजह से उसने उस कार को सेल कर दिया। किसको, बी कंपनी को सेल कर दिया। अब बी कंपनी क्या है यहाँ पे, उस कार को खरीदने वाली, ठीक है, लीजर है। लीजर किस तरीके से है, क्योंकि ए को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, ए के पास वो कार थी। अब ए ने क्या किया, उस कार को सेल कर दिया बी को, ठीक है। ए के पास कोई काम भी नहीं है, ए काम करना चाहता है, ए को कार चलाना आता है, ए सोचता है कि मैं ड्राइविंग का काम अच्छा कर लूँगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। अब ए ने बी को कहा, भाई ये एसेट्स मैं तुम्हें सेल कर रहा हूँ, तुम जो मार्केट वैल्यू है इस एसेट्स की वो मुझे दे दो और इस कार को ले लो। बाद में ए कहता है, भाई तो अब ये इस पे राइट तुम्हारा है। बी कंपनी को कहते हैं, इस कार पे अधिकार तुम्हारा है, तुम इसके ओनर हो, लेकिन मुझे ये कार लीज पे दे दो, लीज पे दे दो, मुझे ये कार यूज़ करने के लिए दे दो, मैं इसको यूज़ करूँगा और बदले में जो पेमेंट होगी इसको यूज़ करने की, वो मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। तो ये था कि ए ने क्या कर दिया, उस कार को सेल कर दिया और वापस उस बी कंपनी से उसको यूज़ करने के पर्पज से ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो ए था उसने क्या कर दिया, अपना ओनरशिप जो राइट था वो बी को दे दिया, ठीक है, ओनरशिप अधिकार जो था ओनर का वो बी को दे दिया। Under this type of lease agreement, a firm that own a given asset sell it to the leasing company, ठीक है, and get it back on lease. Usually the asset is sold at approximately its market value. The firm, the leasee, received the sale price in cash and economic use of an assets during the primary lease period. यहाँ पे जो लीजी है उसने क्या कर दिया, कार को बेच के पैसा ले लिया और साथ ही साथ उस कार को यूज कर
करने का अधिकार भी ले लिया कि भाई मैं इस कार को यूज़ करना चाहता हूँ और तुम मुझसे मंथली पेमेंट जो है वो ले लेना। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसने कार को यूज़ करने का एक लीज एग्रीमेंट बनवा लिया। इन टर्न इट एग्री टू पे लीज रेंट पीरियडिकली एंड गिव अप टाइटल टू द असेट्स। अब क्या किया, जो लीजी था उसने क्या किया, रेंट पे करेगा वो लीजर को जिसकी अब वो कार हो गई है। साथ ही साथ जो कार का ओनर था, ये जो स्टार्टिंग में ओनर था, उसने अपना ओनरशिप राइट जो है वो खो दिया। अब वो ओनरशिप राइट किसके पास चला गया, डी के पास चला गया। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड लीज बैक arrangement are on net basis, which means that the leasee pay all the maintenance expenses, property taxes, insurance and lease payment। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होती है सेल्स और लीज बैक की, वो अरेंजमेंट नेट बेसिस पे होती है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी असेट्स, ठीक है, अब लीजी ने लिए हैं यूज़ करने के पर्पज़ से, अब उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा और लीज पेमेंट, वो सारी कौन पे करेगा, लीजी पे करेगा। लीजर्स एंगेज इन सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स एंड इंडिपेंडेंट लीजिंग कंपनी। तो यहाँ पे लीजर कौन हो सकता है, लीजर कौन हो सकता है कि वो असेट्स को परचेज भी करता है, ठीक है, और उसको लीज पे भी दे देता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो जिसका काम क्या होता है लीज पे चीज़ों को देना, लीजिंग कंपनी। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड फॉर्म थी, वो थी लीवरेज लीज। लीवरेज लीज होती क्या है, इन recent years special form of leasing known as leverage leasing has become popular in the financing of assets require large capital outlay. The equipment taken under leverage leasing include aircraft, railroad, coal mining, electric power generation plant, etc. Three parties are involved in लीवरेज लीज। लीवरेज लीज की अगर हम बात करते हैं तो लीवरेज का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेट। लीवरेज का मतलब क्या होता है, डेट, ठीक है, लीज पे लेना, किसी भी चीज़ को रेंट पे लेना। तो लीवरेज लीज में तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं, लीजी, लीजर और लेंडर। तीन पार्टी इन्वॉल्व है, लीजर, ठीक है, जो अपने असेट्स को लीज पे देता है, लीजी जो उस असेट को यूज करती है, और एक लेंडर, ठीक है, जो क्या करता है, फंड्स को देता है, ठीक है। अब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लीजी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ लीवरेज लीज एंड अदर टाइप ऑफ लीज। लीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो असेट्स को यूज करने का अधिकार दूसरे पर्सन से लेता है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, चाहे वो लीवरेज लीज हो या कोई भी किसी भी तरीके की लीज हो। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, बट द रोल प्ले बाय द लीजर इज डिफरेंट हियर। लीजर जो रोल प्ले करता है, वो रोल क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। तीन पार्टीज है, लीजर, लीजी और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो क्या है, लेंडर है। यहाँ पे फर्स्ट का कि जो लीजर है, लीजर ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गया, उसको कहता है भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं एक असेट्स को परचेज करना चाहता हूँ, बोरो करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे लीजर ने क्या किया, फर्स्ट बोरो फंड टू एक्वायर एन असेट्स, ठीक है। सेकंड, लीजर ने क्या किया, एक असेट्स को एक्वायर किया। थर्ड, लीजर ने उस असेट्स को क्या किया, किसी को, लीजी को, उस असेट्स को लीज एग्रीमेंट पे दे दिया, यूज करने के लिए दे दिया। अब बदले में लीजी क्या करेगा, पेमेंट करेगा उसको यूज करने के लिए। तो वो पेमेंट जो है वो डायरेक्ट लीजर को ना करके लीजी किसको करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को उसने पेमेंट की, तो फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पे का है, ट्रांसफर बैलेंस अमाउंट इफ एनी आफ्टर डिडक्टिंग लोन इंस्टॉलमेंट। यानी कि यहाँ पे लीजर ने क्या किया, फाइनेंशियल बैंक से लोन लिया, उस लोन को इंस्टॉलमेंट में पे करना था। अब जो लीजी है जो पे करेगा, वो किसको पे करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। इस तरीके से जो लीजर अपने लोन को इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करेगा। तो the leaser acquired the assets in keeping with the terms of the lease agreement. A leverage lease is the lease agreement that is financed through the leaser with the help from a third party financial institute। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीजर होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को लीज एग्रीमेंट पे देता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का यूज़ करता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का यूज़ किया, किसी भी लैंडर का यूज़ किया, उस
असेट्स को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। इन अ लीवरेज लीज एन असेट इज रेंटेड विद बोरोड फंड, एक असेट्स को रेंट पे दिया जाता है, लेकिन वो असेट जो होते हैं वो कैसे परचेज किया जाता है, बोरोइंग करके। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ लीज, ऑपरेटिंग लीज। क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट परमिट द यूज ऑफ एन असेट विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप राइट ऑफ सेट असेट। यानी कि यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग लीज होता क्या है? ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है लीजर और लीजी के बीच में। लीजी क्या करता है? लीजी को उस पर्टिकुलर असेट्स को यूज करने का राइट दिया जाता है, लेकिन इस केस में, ऑपरेटिंग लीजी के केस में क्या होता है, वो जो असेट्स है उसकी जो ओनरशिप राइट है वो लीजर के पास ही रहती है। ठीक है, मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए क्या है? लीजर है, बी जो है वो लीजी है, जो उस किसी भी असेट्स को रेंट पे लेना चाहता है। ए ने कहा, बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा तुम इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इस असेट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस असेट्स को तुम्हें सेल नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है उस असेट्स को यूज करता है, लेकिन जो ओनरशिप राइट है उस असेट्स का वो हमेशा ही लीजर के पास रहता है। लेकिन अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल लीज की। तो फाइनेंशियल लीज क्या होता है? फाइनेंशियल लीज के अंदर क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट परमिट द यूज ऑफ एन असेट्स एंड ट्रांसफर ओनरशिप आफ्टर द लीज पीरियड इज कंप्लीट एंड द लीजर मीट ऑल अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या होता है? लीजर और लीजी दो पार्टी है। अब लीजी क्या करता है? उस असेट्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज करता है। ठीक है, मान लो 1 साल 2 साल उसको यूज किया, यूज करने के बाद जो है वो उस असेट्स को जो है लीजर से परचेज कर लेता है, जो ओनरशिप राइट है वो खरीद लेता है उस पर्टिकुलर असेट्स का। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से हम क्या करते हैं, दोनों ही चीज़ के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बीच में। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज आर सिमिलर फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग लीज है और जो फाइनेंशियल लीज है दोनों ही देखे जाए तो सेम है, दोनों ही देखे जाए तो सेम है। ऑपरेटिंग लीज में जो ओनरशिप राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता लीजी के पास, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल लीज की बात करें तो जो ओनरशिप राइट है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। देयर आर बोथ ट्रीटेड एज अ राइट ऑफ यूज़ एंड अ लीज लाइबिलिटी। दोनों ही केस में क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है एज अ, कि दोनों ही पार्टी क्या करती है? असेट्स को यूज करती है। दे आर रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट, एज अ रिजल्ट दे कैन अफेक्ट अ कंपनी फाइनेंशियल रेशियो, डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट्स, सॉल्वेंसी इफ कंपनी यूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लीज असेट्स। ठीक है, अगर एक कंपनी क्या करती है? एक सिग्निफिकेंट एक अमाउंट ऑफ लीज असेट्स को यूज करती है, तो वो क्या कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, और ये क्या करती है? कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियो उसको अफेक्ट करती है। तो हाउएवर आर सेवरल डिफरेंसेस। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों ही चीज़ों में क्या एक्चुअल में डिफरेंस है।